नमस्कार, राम राम। अभी मैं शाहबाद में हूँ। शाहबाद 12 ज़िले की तहसील है और यहाँ पर आज आपने वीडियोस वगैरह देखे होंगे सोशल मीडिया पे। पशुपालक समाज के लोग रोडों पे थे, उनके हाथों में झंडे थे। वो अपने पारंपरिक वेशभूषा में रोडों पे दिख रहे थे। उनके साथ में खूब सारी महिलाएं थी, खूब सारे बच्चे थे। हालांकि विभिन्न समाज के लोग थे यहाँ पर। मैंने देखा कुमावत समाज के भी थे और गुर्जर समाज के, जाट समाज के। तो मेनली जो पशुपालक का काम रहता है वो भेड़ वगैरह जंगलों में रखते हैं। तो आज वो लोग रोडों पे क्यों थे, रोडों पे आने का क्यों आना पड़ा, एसडीएम के पास क्या समस्याएं लेके गए, वो हम जानेंगे। मेरे साथ में बीकू सिंह जी है। तो क्या कार्यक्रम था और क्या समस्या थी और क्यों रोडों पे लोगों को आना पड़ा था? आज ये जो शाहबाद है इसके अंदर पशुपालक वर्ग जिसके अंदर अनेक जातियां हैं जो पशुपालन जिनका व्यवसाय है वो लोग एकत्रित थे और उनकी एक पीड़ा थी। और पीड़ा ये मौलिक अधिकार था। मौलिक अधिकार है जीने का अधिकार। वो अपना जीने का अधिकार के लिए यहाँ एकत्रित हुए थे। जीने के अधिकार के तहत आता है कि जैसे धरती के ऊपर 3 प्रकार के लोग हैं, या इंसान है, पशु है और पक्षी है। इंसान ने अपने लिए हर चीज़ों के ऊपर अतिक्रमण कर लिया है, लेकिन जो गूंगे बहरे पक्षी हैं, जानवर हैं, इनके भी राइट्स हैं। सबसे बड़ा जो जानवर का राइट्स है वो है ग्रेजिंग राइट्स। ग्रेजिंग राइट्स, ये जो फसल है ये तो लगता है किसान ने और हमने बोया है, लेकिन ये घास फूस पेड़ पौधे ये जो परमात्मा ने पैदा किए, ये जो है पशुओं के लिए पैदा किए। इस घास को खाने का अधिकार और सिर्फ पशुओं को है। आज मतलब हम लोगों ने उनके ग्रेजिंग राइट्स ख़त्म कर दिए हैं। जंगल को प्रतिबंधित जंगल करने के बाद उनका प्रवेश वहाँ निषेध है और किसान ने तार बाड़ लगा करके खेती के अंदर उनको जाने नहीं देते हैं। और अगर कोई किसान के खेत के अंदर जाते हैं तो वो उसका पैसा भरता है, वो एक प्रकार का इनडायरेक्ट टेस्ट है। और अगर रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर भी अगर जाता है तो रेंजर उससे 2 नंबर की कमाई से पैसा लेता है, तब प्रवेश करवाता है। यानी कि उनका जो ग्रेजिंग राइट्स है वो आज के दिन में पैड है, पैड। बिल्कुल। इसलिए हमने ये आंदोलन किया। तो पशुपालक समाज आज रोडों पे था और मेनली क्या समस्या है उनकी, क्यों क्यों रोडों पे आए थे वो? बेसिक राइट्स, ये तो फंडामेंटल राइट है ना, जिसका जीने का अधिकार खत्म कर दोगे, इसको मानवता से जोड़िए। आज मतलब जो है हम सब चला रहे हैं युद्ध फॉर शुद्ध। आप इमेजिन करिए कि अगर आपका पशु है वो शुद्ध चारा नहीं खाएगा, अगर वो घास फूस नहीं खाएगा, तो आप उसको जो पेस्टिसाइड वाला खिलाओगे, तो आप इमेजिन करिए कि वो शुद्ध दूध आपको कहाँ से देगा, आपको शुद्ध मांस वो कहाँ से देगा। इसलिए पशुओं को हमें रक्षित करना पड़ेगा। पशु रक्षित होएगा कब रक्षित होगा? जब पशुपालक के अधिकार रक्षित होंगे। अगर पशुपालक के अधिकार रक्षित नहीं होंगे तो पशु रक्षित नहीं हो सकता, और पशु रक्षित नहीं होगा तो पशुपालक रक्षित नहीं हो सकता। इसलिए समाज ने ये आंदोलन किया। आज आंदोलन में कई लोग आए, मैंने उनसे सवाल पूछा तो वो लोग कह रहे हैं कि जंगल में जब हम लेके जाते हैं तो जो अधिकारी हैं वो कहते हैं आप तो रोडों पे ले जाओ। तो रोडों पे वो कैसे ले आएंगे? अभी कैसे वो उनका वो पशुपालन आगे रहेगा, आप चलेगा? इस दर्द को ऐसे समझिए कि भारत के अंदर 98% लोग ये समझते हैं कि जो किसान है वही पशुपालक है, लेकिन मैं कहता हूँ कि पशुपालक का किसान होना कोई ज़रूरी नहीं है। देश आज़ाद होने के बाद में हमारे पास 2 सबसे बड़े संसाधन थे, एक थी ज़मीन और एक था जंगल। ज़मीन के ऊपर जो काबिज हुआ वो किसान था। उसने 10 साल 15 साल बाद में आंदोलन करके आपको लगान देना बंद कर दिया। और मैं पशुपालक हूँ, मैं सिर्फ आपको 10 दिन 20 दिन के लिए आपका जंगल जाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसके लिए मेरे को जाने का आप मेरे से रवानगी कटवाते हो, मेरे को मेरा लगान आपने माफ़ नहीं किया। मैं परमानेंट काबिज नहीं हूँ, सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहा हूँ 15-20 दिन के लिए, उसका भी आपसे मेरे से पैसा लेते हो। तो जंगल और ज़मीन के अधिकार के अंदर मैं कह रहा हूँ कि मेरा पशुपालक का अधिकार कहाँ है। आप खुद पत्रकार हैं, आप जस्ट अपनी आत्मा से पूछिए कि क्या कोई आदमी ज़मीन का चलने के लिए इस्तेमाल करे, क्या उसको टैक्स देना चाहिए उसका? क्या हम भारत के नागरिक नहीं हैं या हम राजस्थान के नागरिक नहीं हैं? हम किस देश से जो अर्ज करें कि हमारा ये टैक्स माफ़ होना चाहिए? बिल्कुल, मैं भी पशुपालक समाज से आता हूँ, मैं भी आपकी पीड़ा को समझ पा रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने और भी लोगों से बात की तो वो लोग कहते हैं कि चोर वगैरह आते हैं तो पत्थर वगैरह से हमें मारते हैं या फिर कुछ धारदार हथियार से हमें परेशान करते हैं। जब पुलिस के पास हम जाते हैं तो हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता, वो उल्टा हमें धक्का दे के निकालते हैं, कहते हैं आप ही चोर हो। ऐसा उनके साथ बर्ताव हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? या फिर आज आंदोलन हुआ तो क्या निर्णय रहे कि आप उन्हें कैसे बचाएंगे या फिर क्या प्लान रहेगा आपका? देखो, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये सारी सिस्टम की प्रॉब्लम है।
आज कोई भी जो एक्सिस्टिंग डिपार्टमेंट है वो अपना सिस्टम को चेंज करना नहीं चाहता। आज अगर अपनी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, मैं कह रहा हूँ कि आप अगर पशु को गाड़ी में डालते हो तो उसका ई वे बिल जो है आप स्टार्ट कर दीजिएगा। मैं गारंटी से कहता हूं कि कोई भी आदमी चोरी के पशु को गाड़ी में नहीं डालेगा। आप ये बताइए, आपकी 20,000 की भेड़ को अगर 10 लाख रुपए की आपकी गाड़ी जब्त हो जाएगी तो कौन रखेगा? आप इसको कंपलसरी कर दीजिएगा कि कोई भी पशु को अगर यात्रा ट्रांसपोर्ट से अगर करेगा तो वो उसको ई बिल के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाएगा, दूसरे दिन ही आपकी चोरी हो जाएगी। और पैदल चला के 1 या 2 भेड़ की चोरी से ज़्यादा कोई चोरी, उससे वो कोई चोरी नहीं होती। पर यहाँ तो इनका पूरा का पूरा रिवाड़ा, जो दिन भर आदमी रेवड़ चराता है, रात को एक टांग के ऊपर ऐसे खड़ा होकर के एक टांग के ऊपर जो है ना वो खड़ा पहरा देता है, उसके बावजूद भी अगर उसकी चंद सेकंडों के लिए अगर उसकी आंख लग जाए तो वो एक एक करके सब हटा लेते हैं और सुबह उसकी लाठी और एक टांग ही मिलती है। बिल्कुल। और आज आंदोलन रहा, आप लोगों ने ज्ञापन भी दिया, आप थे जयपुर से यहाँ शाहबाद पधारे तो लोग भी आए, पशुपाल खूब लोग आए, मैंने देखा, आप वीडियो में भी देख पा रहे हैं। तो क्या निर्णय रहा, क्या कुछ आश्वासन मिला है आपको? देखो, आश्वासन के बतौर पे मैं कह रहा हूँ कि जो सरकार का पक्ष है ना, हमेशा कोई आदमी जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता है। अगर हम अधिकारियों की बात सुने तो आपको शर्म आएगी कि एक अधिकारी ने तो हमें यहाँ तक कहा कि साहब आप आने से पहले अपनी भेड़ों की गिनती करके बताएंगे। आप ये जस्ट इमेजिन करिए, मैं भेड़ पालक हूँ, मैं भारत का एक नागरिक हूँ, मुझे आप कह रहे हो कि भेड़ों की गिनती करके बताएंगे? क्या आपने किसी के खेत में घर में जाके गाय की गिनती की है, भैंस की गिनती की है, उसके घोड़े की गिनती की है, किसी के गधे की गिनती की है? हो सकता है कि गधा वर्ड आपको अपशब्द लगता हो, लेकिन मेरी रोजी रोटी गधे से चलती है, तो मेरे लिए तो वो गधा है, वही मेरे लिए चेतक है। अभी आप लोगों ने पशुपालक संघ बनाया, अभी जैसे कोई पशुपालकों की समस्या आती है, आपको वो कांटेक्ट करते हैं, तो क्या आप फिर से उन्हें उनके हक के लिए आएंगे, या फिर से अगर आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग करेंगे? ये हमारा रास्ता है जो किसान आंदोलन का। आज जो किसान संगठित हुआ और किसानों ने जिस प्रकार से संगठित होकर के सरकार को लगान देना माफ़ करवाया, इसी तरह से हम संगठित होकर के ये जो चारा के रूप में आपने जो लगान ला रखा है, ये जो आपको एरिया बाईपास करने के लिए जो आपने जो लगान लगा रखा है, इसको हम माफ़ करवा के रखेंगे। और मैं कह रहा हूँ कि आप क्यों नहीं ऐसा एक मानचित्र तैयार करते हो? अगर आपकी नीति में अगर साफ है तो आप एक मैप बनाइए, ताकि हमें मुझे पता चले कि कहाँ ट्रैफिक जाम है। तो आज आपको रोड में पता चलता है, तो मुझे मैप में देखना चाहिए ग्रेजिंग लैंड कहाँ है, परमिटेड लैंड कहाँ है, येलो लैंड कहाँ है, तो मैं उस लैंड से अपने आप गुजर जाऊंगा। मुझे जाने के बाद में मुझे तो पता भी नहीं है, और आप जो आगे खड़े हो जाते हो, ये तो प्रतिबंधित जंगल है, तो मुझे देखना चाहिए नक्शे में कि कौन सा जंगल प्रतिबंधित है। आप वो सिस्टम क्यों नहीं लागू करते हो? के मन में, दिल में पीड़ाएं हैं समाज के लिए, पशुपालक समाज से आते हैं, और जो पशुपालक समाज है या गौपालक समाज है जो गायों को लेके घूम रहे हैं, और ऊँटों की भी समस्याएं यहाँ लेके आए थे लोग। और मेनली एक मैंने यहाँ पे भाषण में वगैरह सुना कि ऊँट का जो काला कानून है उसे वापस करना, तो मेनली क्या काला कानून क्यों है, क्या अरे है सब, उसके बाद? ऊंट तो बड़ा है, ऊंट का तो काला कानून है ही है। जिसकी आप नज़र उठा के देख लो, जिसको आपने प्रतिबंधित किया उसी का स्मगलिंग होना शुरू हो जाता है। आप जिस स्टेट में दारू बंद कर दो, दारू का स्मगलिंग हो जाएगा। आपने बदरी माफिया का बंद किया तो बदरी माफिया बढ़ गया। जिसको प्रतिबंधित लगा दोगे उसका माफिया बढ़ जाएगा, उसका ग्राउंड लेवल पे रेट कम हो जाएगा। लेकिन आपने जो गोपालक की बात की, मैं कह रहा हूँ कि गोपालक का धंधा जो है, आज जो जिस धर्म की आड़ के ऊपर जो ये बजरंग दल और ये जो है ना शिवसेना जो ये कह रहे थे कि हमारे ऊँटों को उतार लेते हैं, ये हमारा एक वर्ग ऐसा है जो सिर्फ गोपालक है। मैं आपको ये जान करके खुशी होगा कि एक एक हमारा गोपालक के पास 1,000 गाय हैं, और आज तक उसकी 1,000 गाय के अंदर से वो एक गाय का नाम लेता है तो वो गाय उसके पास दौड़ के आती है, और वो 1,000 गाय मातों को किराए के बाड़े के अंदर रहता है। देश को आज़ाद हुई 78 साल हो गई, एक नया पैसा उसको अनुदान नहीं मिला है। आप लोग जो ये जो कह रहे हो ना गौशाला, मैं कह रहा हूँ कि ये लोगों को बेवकूफ़ बना के टैक्स की चोरी करने का और ये धर्म का गलत रूप दिखाया गया है। जो लोग गौशाला का जो नाम लेते हैं उनको गौ माता और गौशाला से कोई लेना देना नहीं है। आपको अगर शक है तो आप कोई भी गौशाला में जाके देख लो, एक गौशाला का गेट खोल दो, अगर एक भी गाय आपकी वापस आ जाए तो। लेकिन मेरा देवासी भाई की गाय के अंदर वो शाम को सर उसके थाई के ऊपर रख करके सोती है। वात्सल्य प्रेम इसको कहते हैं। और पीड़ा यही नहीं है, इससे ज़्यादा है। आप ये समझिए कि अगर आप कहते हो ना वृद्धाश्रम और गौशाला, ये हमारी भारतीयता खत्म होने का एक तरीका है। आप जस्ट अपनी आत्मा में सोचिए, अगर आपकी माँ जो है जिसने जन्म दिया उसको आखिरी सांस कहाँ लेना चाहिए?
मैं कहता हूँ आपके घर में लेना चाहिए, आपकी गोद में लेना चाहिए। पर एक ऐसा वर्ग देश में पैदा हो गया है जो आपकी माँ को बूढ़ा होने के बाद में वृद्ध आश्रम में भेजता है, और ऐसा वर्ग पैदा हो गया है जो जिंदगी भर तक तो गाय माता का दूध पीता है, और वो वृद्धा होने के बाद में उसको या तो गौशाला के अंदर भेजता है या रोड पर एक्सीडेंट करने के लिए भेजता है। ये लोग जो गौशाला का जो दुकान खोली है, ये वही लोग हैं जो गौ माता को अपनी माँ नहीं समझते और अपनी जननी को अपनी माँ नहीं समझते। उनकी एक ही धारणा है कि जिससे जन्म लिया वो आखिरी सांस वृद्धाश्रम में लेगी, और जिस गौ माता को मैंने दूध दिया वो गौशाला में मरेगी या रोड पे जाके मरेगी। बिल्कुल, आपके लिए गोपालक समाज के लिए भी खूब पीड़ाएं हैं और पशुपालक समाज के लिए भी। मैं भी उसी समाज से आता हूं और कहीं ना कहीं मैं आपकी पीड़ा को समझ पा रहा हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप उन तमाम लोगों के साथ शेयर करेंगे, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार से हम खूब सारे वीडियो खूब जगह जाते हैं तो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।